planning. Let us start. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficiency in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of the some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regions and local levels. अब यहाँ पर जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो बातें बताई गई हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, तो उसमें बहुत ही डिटेल से समझाया गया है कि पूरे अर्थ के अंदर भी अगर हम लोग देखें, यूनिवर्स के अंदर भी देखें, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं पर वहाँ पर कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। यानी कि हर जगह पर डाइवर्सिटी है, कहीं पर वाटर ज़्यादा है तो मिनरल्स कम है, कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा है तो सोलर एनर्जी की प्रॉब्लम है, कहीं पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, और कहीं कहीं पर सारी चीज़ें अवेलेबल है तो वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है या ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो इस तरह से जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके अंदर हम लोगों को रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी ह्यूमन नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई किया जाए। अब इसमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर जो मिनरल्स हैं और कोयल डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पर कोयल डिपॉजिट ज़्यादा होने से ही उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको कोयल डिपॉजिट्स का यूज़ करने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखा जाए, फैक्ट्रीज़ चाहिए, या उनको कोयले को काम में लेने के लिए जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी अगर निकाला जाए बिजली बनाई जाती है तो उसमें भी उनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ यही इनफ नहीं है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ के पास में मिनरल्स है तो वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें हैं पर उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग के लिए उनको अदर स्टेट्स के लिए के साथ में उनको जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बात बताई गई कि राजस्थान जो है वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ही अबेंडेंट मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर भी यही चीज़ है कि वहाँ पर अप्रोप्रिएट कहीं पर टेक्नोलॉजी है तो रिसोर्सेज नहीं है, कहीं पर रिसोर्सेज है तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि उनके अंदर बैलेंस करके हमको नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो यही एक रिसोर्स प्लानिंग है कि रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन बींग्स जो हैं उन सब को लेकर एक ऐसा प्लान किया जाए ताकि वो रिसोर्सेज हमारे यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। इसी को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग, तो हमें ये लिखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन बींग्स और सारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन सब को मिलाकर जो प्लानिंग की जाती है ताकि वो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे काम आ सके, इसको हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो अभी जैसे हमने रिसोर्स प्लानिंग की थी वो इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया भी थी, और ये बात वर्ल्ड लेवल पर भी है कि कुछ जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पर उनका यूटिलाइजेशन उनको अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काम किया जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग हो रही है।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and quantitative and qualitative estimation and measurement of the resources. अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से स्टेप्स को लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है आइडेंटिफिकेशन। तो हमें आइडेंटिफिकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं और कहाँ पर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर हमें सर्वे भी करना पड़ेगा और वहाँ की जो मैपिंग है या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसोर्सेज है उसका एस्टिमेशन भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं, उसको एनहेंस कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में है, उसकी क्वालिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो सर्वे की जाती है ताकि उसके रिसोर्स के बारे में हम लोग ये पता कर सकें कि यहाँ पर पर्टिकुलर रिसोर्सेज कितने हैं और उसको एनहेंस करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कितनी मात्रा में वो फैले हुए हैं, कितना एरिया वो उसको कवर करते हैं, इसके अलावा उनकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग का वो यही होता है मैपिंग, सर्वेइंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसके थ्रू ये पहला स्टेप पूरा होता है। सेकेंड स्टेप जो है involving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementation resources development plans। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, स्किल और जो लोग हैं उनका भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारी मशीनरी लानी पड़ेगी, वहाँ पर एक पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा करना पड़ेगा। मतलब यही काफ़ी नहीं है कि वहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज मिलना एक बात है और उससे रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है, जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए ताकि वहाँ पर उन चीज़ों को काम में लेने के लिए प्रोसेसिंग शुरू की जाए। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो स्टेप है वो है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन एंड डेवलपमेंट प्लान्स। अब पहला तो यही हो गया कि हम लोगों को मैपिंग करनी है, हमें ये पता करना है कि वहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है। सेकेंड चीज़ है कि वहाँ पर हम लोग बड़े बड़े लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स लगा पाएँ ताकि उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन रिसोर्सेज को हम लोग काम में लेना शुरू करें। और उसके बाद में जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जो डेवलपमेंट प्लान्स है उसके साथ कनेक्ट करके ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के साथ में उसको जोड़ दें ताकि उसका जो फ़ायदा है वो पूरे नेशन को एक साथ मिल सके। तो इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 स्टेप के बारे में बताया गया है और इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, फिर दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा करना चाहिए और फिर तीसरा है उसको जो नेशनल इंटरेस्ट है या नेशनल डेवलपमेंट है उन प्लान के साथ उसको कनेक्ट करके अच्छे तरीके से उसको प्रोसीजर में लिया जाए। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किस तरह से होती है तो हमें ये जो 3 जो स्टेप्स हैं वो उसके साथ में हमको लिखने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान्स लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है 5-year प्लान, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम चलाया जाता है या किसी भी तरीके की कोई भी काम करना होता है तो उसको 5 सालों का एक टर्म दे दी जाती है और 5 सालों के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय चाहते हैं क्योंकि उनको 1 या 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इस तरह से नेशनल लेवल पर किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए या डेवलपमेंट के लिए 5 साल का एक पीरियड लिया जाता है। क्योंकि हमें जैसा मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो 5 ईयर्स तक कंटिन्यू रन करती है इलेक्शन के बाद में, तो इस तरह से 5 ईयर्स का वो प्लान बना लेते हैं और 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को काम करते हैं और उसको प्रोजेक्ट को 5 ईयर्स प्लान के अंदर कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो, चाहे ये रिसोर्स प्लानिंग वाला हो, तो ये सारी चीज़ें 5 साल का टर्म लेकर वो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं उस प्लान को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर काम में लिया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन
but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and the institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. On the country, there are some regions which have a poor resources base, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब यहाँ पर जो एक डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडिया के अंदर बताया गया है कि बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहाँ उस जगह का डेवलपमेंट नहीं, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ वगैरह रहती है, या फिर जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया जो बहुत ज़्यादा है, तो ट्राइबल एरिया जो ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट इतना नहीं है, पर नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और इसी तरह से दूसरी जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पर वहाँ पर जो इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में लगभग काफ़ी जगह देखने को मिलता है, और इंडिया में भी ऐसा है कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमिकली वो डेवलप नहीं है, और कहीं कहीं पर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पर वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ पर नहीं मिलते। तो इस तरह से उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाकर जो काम किया जाता है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके जहाँ पर रिसोर्सेज है, और उनको भी फ़ायदा मिल सके जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से वो लोग बैलेंस बना के अपने डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करते हैं। The history of colonization reveals that rich resources in the colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all these in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हिस्ट्री ऑफ जो कॉलोनाइजेशंस है रिवेल्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनाइज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ पर देखा है कि जो हिस्ट्री के अंदर बताया गया कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो जब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कॉलोनियलिज्म वाला जो चैप्टर है जो हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से वो यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, और उन रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों ने अपने टाइम में उठाया था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर यही है। अब हम आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें